हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे नवाज़ लीग की जो सियासत है और जो सियासी बयानात हैं और इन सब के अंदर जो तज़ाद ना सिर्फ सबको नज़र आ रहा है मगर उस पर बात भी हो रही है। और साथ साथ जिक्र करेंगे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तनकीद हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे, और दिन ब दिन लगता है कि उनका लहजा जो है वो शिद्दत पकड़ता जा रहा है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब की जेल से रिहाई और उसके बाद पीडीएम के जलसे के अंदर भी उन्होंने खिताब किया, मगर फिर भी जो नवाज़ लीग के सियासी बयानिए के हवाले से बात हो रही है, क़यासराई हो रही है, वो अभी तक जारी है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या वाकई नवाज़ लीग मज़ाहिमत और मसालिहत के दरमियान फंस के रह गई है? इस सवाल की एक बहुत बड़ी वाज़ेह वजह तो मरियम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब की एक दूसरे से बिल्कुल जो मुख्तलिफ सियासी हिकमत अमली है और नज़रिया है। शहबाज शरीफ साहब ने एक हालिया इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि वो नवाज़ शरीफ साहब के पाँव पकड़ने के लिए भी तैयार हैं, उनको कन्विंस करने के लिए। इसके ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा और बाकी भी जो सियासी लीडरशिप है PMLN की, उसको वजाहत करनी पड़ी। मगर अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस बयान को लेकर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद कर चुके हैं, जबकि माजी के अंदर वो कोशिश यही करते थे या पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात सामने आती थी कि मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर तनकीद है मगर शहबाज शरीफ साहब पे उनको कदरे कुछ भरोसा है और वो उनके साथ काम करना भी चाहते हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब के दौरान नवाज़ लीग का नाम लिए बगैर कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये जमात जो है बिल्ली की तरह नहीं मगर शेरों की तरह सियासत करे। दिलचस्प बात यह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी मुमकिना डील के हवाले से जो बात हो रही है कि कौन ये डील चाहता है, ये सवाल अब दोनों अपोजिशन की जमातों से पूछा जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी। मरियम नवाज़ साहिबा ने अलबत्ता जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसका इनकार में जवाब दिया। क्या वाकई अब इलेक्शन से 2 साल पहले नवाज़ लीग के अंदर जो बयानिए की कन्फ्यूजन है उससे निकलना ज़रूरी है? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तनकीद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए परेशानी का बायस बन सकती है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राउला खान साहब, सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब। वेलकम टू द शो राना साहब। सर रान साहब, सबसे पहले तो वो सवाल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आजकल हम बयानात सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे जब से वो इलेक्शन कैंपेन के लिए आज़ाद कश्मीर पहुंचे, बहुत तनकीद कर रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे। सर क्या ये आप लोगों को परेशानी का कोई बायस है आपके लिए, या आप लोग इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे, फ़र्क नहीं पड़ता? आपको किस तरह देख रहे हैं सर आप बिलावल भुट्टो जरदारी का जो एक सख्त रवैया होता चला जा रहा है? देखें, सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ किसी यानी मीटिंग या किसी गौर व खौज के बाद जो स्टांस लिया जाता है उसके ऊपर वाकई दूसरी जमातों को जो है वो खुशी या परेशानी दोनों में से जो भी सूरत हो वो हो सकती है। लेकिन इंतखाबी जलसों में जो है ये बड़े एक्सपीरियंस की बात होती है और बहुत कम लोगों में ये जो है वो सलाहियत होती है कि वो जब इंतखाबी जलसों से या अवामी जलसों से ख़िताब करें तो वहाँ पे अपने आप को फोकस रखें और इधर उधर जो है ना वो डिरेल ना हो। मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी इतना एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं, तो इसलिए जब वो इंतखाबी जलसे में गए हैं वहाँ पे हर हलके की अलग रिक्वायरमेंट होती है। लोग कह रहे होते हैं कि जी यहाँ पे ये बात करें, यहाँ पे ऐसे है, वहाँ पे ऐसे है, हर ज़िले की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इंतखाबी जो जलसों में तकारीर हैं इनको मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये 25 जुलाई तक अब ऐसे ही चलेगा। हमारे जलसों में होने वाली तकारीर में भी कोई थोड़ी बहुत
जो है वो तेज़ी नज़र आती रहेगी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मेरा ख़्याल है कि 25 जुलाई तक जो तकारीर करेंगे उसमें वो मुस्लिम लीग नून को ज़रूर तनकीद का निशाना बनाएंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के मुखालफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इंतखाबी कैंपेन के लिए मिर्च मसाला है, जब इलेक्शंस एक दफ़े ख़त्म हो जाएंगे, आप लोग वापस पहाड़ों से उतर आएंगे तो उसके बाद फिर से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। जो शहबाज शरीफ साहब के साथ कोऑपरेशन की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती थी, हमें दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वही मौक़िफ़ नज़र आएगा? ये बड़ा आपने रेलेवेंट लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल किया है, तो मैं इसी को ही उधार लेते हुए ये मिर्च मसाला जो है ये इंतखाबी जलसों में बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बग़ैर जो है वो कम से कम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या हमारे यहाँ तो इसके बग़ैर बात बनती नहीं है। तो ये मिर्च मसाला तो लगता रहेगा 25 जुलाई तक, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि 25 जुलाई के बाद जो मुत्तहिदा अपोजिशन का जो एक स्टांस है कौमी असम्बली में, और जिसे बजट सेशन के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भरपूर उन्होंने तआवन किया, बल्कि मोर दैन दैट किया, तो मैं समझता हूँ कि वो तआवन और वो कोऑपरेशन अपोजिशन की तमाम जमातों में जिसमें JUIF भी है वो जारी रहेगा। और पार्लियामेंट के लेवल के ऊपर जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन का जो है वो एक ही स्टांस रहेगा हुकूमत के ख़िलाफ़, और उन तमाम इशूज़ के ऊपर जो इशूज़ वहाँ पे दरपेश होंगे। पर सर ये इलेक्शन कैंपेन से पहले भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत तनकीद की थी, क्योंकि बजट सेशन में आप लोगों के बकौल उनके 20 से 25 अरकान जो नहीं मौजूद थे जिस दिन वोटिंग हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो ज़्यादातर आपके लोग थे। तब भी उन्होंने बहुत तनकीद की और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे भी तनकीद की, बावजूद इसके कि वो शायद अपने किसी रिश्तेदार की मौत की वजह से नहीं पहुँच सके थे पार्लियामेंट में। देखें वो बात अलहदा, लेकिन जिस दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं अपने अपोजिशन चैम्बर में, तो उस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ वहाँ पे ख़ुद टाइम ले के वहाँ पे आए। उन्होंने आके उनके भाई का जो है वो ताज़ियत की, अफसोस किया, इज़हार हमदर्दी किया, और उन्होंने उस दिन भी जो है वो उनको पूरी कोऑपरेशन का जो है वो यकीन दिलाया। जहाँ तक उस दिन वोटिंग में कमी बेशी का तल्लुक़ था, ठीक है, हमारे 6 लोग जो हैं वो विदाउट इतला जो है वो उस वक्त हाज़िर नहीं हो सके थे, और उसकी जस्टिफिकेशन जो मेंबर्स ने हमें दी वो हमने पार्लिमानी पार्टी में जो है वो रखी थी। तो उसके ऊपर भी सारे तकरीबन वहाँ पे पार्लिमानी क़यादत जो है तीनों जमातों की वो मौजूद थी और वो उसके ऊपर सेटिस्फाइड थी। लेकिन बाकी ठीक है, किसी सवाल के जवाब में या किसी जलसे की तकरीर में जो है ये चीज़ें चल जाती हैं। सही। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि वही बात जो बार बार होती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बयानियों की एक जंग है, इंटरनली बहुत तनाव है, टेंशन है, तो सर उसी तनाजुर के अंदर अब मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब क्या दोनों कैंपेन करें आज़ाद कश्मीर में, हमें इकट्ठे नज़र आएंगे या अलग अलग इनकी कैंपेन चलेगी? क्योंकि ये भी अब इल्ज़ाम लग रहा है कि दोनों इकट्ठे नज़र नहीं आते ज़्यादा। नहीं, उसमें जो है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो अल्लाह के फजल से इस पोजीशन में आ चुकी हैं कि वो किसी भी जलसे में होने वाली गैदरिंग के लिए जो है वो काफ़ी हैं। यानी सोचा ये जाता है कि एक ऐसे लीडर को जो है वो ज़रूर शामिल किया जाए जिससे जलसे में लोगों के आने और जलसा भरने की जो है वो सलाहियत हो। तो वो मरियम नवाज साहबा में ये मौजूद है, इसलिए उनके साथ किसी और सप्लीमेंट की या उनको किसी और मदद की ज़रूरत नहीं है। सर आप शहबाज शरीफ साहब को सप्लीमेंट बुला रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जाएंगे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, तो उनमें भी इतनी सलाहियत है कि उनको भी किसी दीगर सहारे की ज़रूरत नहीं है कि उनके जलसे को भरने के लिए जो है वो उनके साथ भी 1-2 और होने चाहिए तो फिर ही जलसा होगा। इसी तरह से हमारे जो राजा
फ़ारूक हैदर साहब हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं AJK के, वो भी माशाल्लाह इस बारे में पूरी सलाहियत ताकत रखते हैं। तो इसलिए ये तीनों साहबान जो हैं ये सारी कैंपेन को जो है वो लीड कर रहे हैं। तो ये कोई बईद नहीं है कि किसी जगह पे इकट्ठे भी हो जाएं, लेकिन कोशिश ये होगी कि मुख्तसर टाइम में या इन्हीं 10-15 दिनों में मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी अगर अलहदा जलसे कर सकें, मरीम नवाज़ साहबा भी अलहदा जलसे कर सकें, तो ज़्यादा ज़िला ज़्यादा एरिया जो है वो कवर हो सके, तो इसकी जो है वो कोशिश की जाएगी। जिस तरह से जनरल इलेक्शन में आपके इल्म में होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का इलेक्शन कैंपेन का अलग-अलग प्रोग्राम बनता था और अलग-अलग जो है वो इज़ला में और जो है वो जलसों में जाया करते थे। तो इससे कोई बयानिए का इससे कोई लेना देना नहीं है। पर सर अगर कोई आप मतलब कि कह रहे हैं कि अभी तक जो स्केड्यूल आपने भी शायद देखा ही होगा जो जलसों का है आज़ाद कश्मीर में, कहीं क्या अभी तक पार्टी ने प्लान किया है कि मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे किसी दिन भी आ जाएं स्टेज पर? मेरी इतला के मुताबिक जो बड़े 4 जलसे जो है वो तय हुए हैं, बड़े जो हैं, तो उनमें जो है वो मेरा ख़्याल है कि 2-3 में ज़रूर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो शिरकत करेंगे और जब वो करेंगे तो मरीम नवाज़ साहिबा भी उस जलसे में होंगी। बाकी उसके अलावा कोई मेरा ख़्याल है रूट्स हैं और जिस तरह से वो रैलीज़ होती हैं तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें मेरा ख़्याल है कि वो प्रोग्राम जो है वो अलहदा से होंगे ताकि ज़्यादा एरिया जो है वो कवर किया जा सके। बिल्कुल सही जी। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और जब वापस आएंगे तो राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं राना सनाउल्लाह खान साहब से और उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत के हवाले से और ख़ास करके जो गुफ्तगू हो रही है जमात के अंदर, जो कहते हैं कि इस वक्त बहुत टेंशन है और मुख्तलिफ बयानियों के ऊपर जंग जारी है। जी राना साहब, बहुत सर ख़ास तौर पे जब से शहबाज शरीफ साहब का कामरान खान साहब के साथ वो इंटरव्यू सामने आया तो एक दफ़े फिर बहुत गुफ्तगू शुरू हो गई है कि आपके जो 2 बयानिए थे जमात के अंदर, अब वो वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया है वो फिर आप लोगों ने ज़रा जिसको कहते हैं ना बैक बर्नर पे डाल दिया है और अब मफाहिमत वाली बात जो है वो सामने आ गई है। सर किस हद तक ये सही है? और सर इस पे बात करते हुए ज़रूर इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि जो तनकीद अब हमें नज़र आता है कि जमात के अंदर से शहबाज शरीफ साहब पे होती है। अब जैसे कुछ दिनों पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी एक बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो शहबाज शरीफ साहब को पाँव पकड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या ये इस तरह के जो बयानात हैं ये क्या एक तरीक़ा है तनकीद करने का, आप लोगों का जो मुफाहिमत का बयानिया है और शहबाज शरीफ साहब पे भी? देखिए, मैं आरफा आपकी पहली बात का जवाब, आखिरी बात का जवाब पहले दे देता हूँ कि जो आपने कहा कि ये तनकीद जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आपने हवाला दिया। देखें, PMLN जो है ये एक सियासी जमात है, ये कोई रजमेंट नहीं है कि यहाँ पे पहले अटेंशन हुआ जाए फिर उसके बाद सलूट किया जाए और उसके बाद फिर बात की जाए। यहाँ पे अपने कायद को, अपने लीडर को, अपने सीनियर को बड़े आराम से जो है ये कहा जा सकता है कि जी ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात आपको नहीं करनी चाहिए थी या ये बात आपको करनी चाहिए थी। तो इसलिए अगर जो है वो कोई बात अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो है वो राय में नहीं करनी चाहिए थी तो उन्होंने उसका इज़हार कर दिया, लेकिन इससे ये मुराद हरगिज़ नहीं कि वो कोई डिसिप्लिन से बाहर गए हैं या वो जाने वाले हैं। इसी तरह से जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पीपल्स पार्टी के हवाले से वो नोटिस वाला मामला किया था तो बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि जी ये नोटिस देने की क्या ज़रूरत थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये पार्टी में चलती रहती हैं। अब आ जाएं आप बयानिए की तरफ। देखें, ये कहना जो है ये बड़ी ज़्यादती है कि जी PMLN में जो है वो 2 बयानिए या मुख्तलिफ बयानिए चल रहे हैं। बयानिया एक ही है और वो क्या है कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त दो से मुराद ये नहीं है कि वोट हमें दो, वोट आप जिसको चाहें उसको दें, लेकिन हम ये कहते हैं कि वोट के फ़ैसले को तस्लीम किया जाए।
आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, उसे तब्दील ना किया जाए। इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो और पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो अपना रास्ता जो है वो बनाने दिया जाए, जो आउटसाइड इंटरवेंशन जो है वो ना हो। अब बयानिया ये है, इस बयानिए से कोई बाहर नहीं है। पहुंचने का तरीका शायद फर्क है फिर शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का। तरीका फ़र्क है। हम में से कुछ दोस्तों का ये राय है उनकी कि हमें इस मंजिल तक, इस मकसद को के हसूल तक जाने के लिए हमें जो मुतहारफ क़ुव्वतें हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए कि ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है, ये ना आपके मफाद में है, ना इस मुल्क के मफाद में है, ना इस कौम के मफाद में है, और हमें जो है इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। एक ख़्याल ये है कि शायद इसका असर कम हो उस वक्त तक जब तक कि हम अपने आप को असर्ट ना करें, हम इसमें जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें, हम अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड ना करवाएं। वो भी ये नहीं कहते कि हम कोई ख़ुदकुश हमले कर दें या हम कोई जो है वो कोई खूनी इनकलाब लाने का जो है वो रास्ता अख्तियार कर लें। वो भी जमहूरी बात करते हैं, वो भी जो है वो जमहूरी जदोजहद की बात करते हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें हैं और मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ और मैं दोनों कैंप्स के करीब इसलिए हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बैन चलनी चाहिए। हमें जदोजहद भी करनी चाहिए, हमें अपने मौक़िफ़ को असर्ट भी करना चाहिए, और अगर कोई बात करता है, बात सुनता है तो बात करनी चाहिए। अगर कोई सुनता है और सुन के रास्ते से हटता है तो इससे और बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। तो सर अब बेसिकली फिर आपकी बात से मुझे ये समझ आ रहा है, पहले जो एक ज़रा ज़्यादा सख्त तरीका था यू नो जैसे आपने कहा एहतजाज कहने का कि वोट को इज्जत दो, वो आपने कर लिया। अब ये फैसला जमात ने ही किया है कि अब वो ज़रा सख्त रवैया जो है उसको साइड पे रख दें, और अब क्योंकि हमने अपनी एहतजाज को रजिस्टर करवा लिया है तो अब हम कहते हैं आओ हमसे बात करो। मेरा ख्याल है जैसे मरियम नवाज साहिबा ने एक दफ़े कहा था पावर टॉक्स टू पावर, तो आपने मतलब कि इस्टेब्लिश कर लिया कि हमारे पास पावर है, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले आपसे बात करेंगे और हमें पावर को वो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन जिसको कहते हैं, और हमें अपनी पावर को कायम भी रखना चाहिए। मरियम नवाज ने बिल्कुल दो लफ्ज़ों में जो है वो मकसद की बात जो है वो कह दी। हमें अपने आप को जो है वो जमहूरी जदोजहद के लिए भी तैयार रखना चाहिए, और अगर कोई गुफ्तगू करता है तो गुफ्तगू करनी चाहिए। देखें मैदान जंग में भी जब आमने सामने बरसरे पैकार होते हैं लोग, तो उस वक्त भी जो है वो मुज़ाकरात की गुंजाइश होती है और जंगों के फैसले भी बिलाखिर जो है वो टेबल पे होते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों से हमें सर वहाँ जनरल जो होता है वो फील्ड में खड़ा होता है नवाज शरीफ साहब, और बात करने के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पे सियासतदान होता है यानी कि शहबाज शरीफ साहब। नहीं देखें, अगर आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पे फिर वो मैदान में खड़े हों या नेगोशिएशन टेबल पे वो हों, जो भी नेगोशिएशन टेबल पे जाएगा उनकी इजाज़त से ही जाएगा, उनसे इंस्ट्रक्शन लेके जाएगा, उनकी स्वाबदीद और उनकी इजाज़त से ही जाएगा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, मुझे बड़ा ज़ाती एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से साथ बहुत अरसा जो है वो काम किया है, अब भी उनके साथ करता आ रहा हूँ, कि उन्होंने कभी भी जो है वो अपनी राय का वो इजहार करते हैं, वो पूरे जो है वो ज़ोर से करते हैं, लेकिन अगर फ़ैसला उसके बरक्स भी हो जाए तो उन्होंने कभी उसमें जो है वो लैतो लाल नहीं किया और हमेशा उस पार्टी फ़ैसले को या लीडरशिप के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर फिर वही बात हुई ना कि इस वक्त भी अगर वो जो कुछ कर रहे हैं या जो भी वो बात कर रहे हैं कि सब इदारों को एक सफ़े पे होना चाहिए, इकट्ठे काम करना चाहिए, फिर वो नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी से ही सब कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं कि अदारों को एक पेज पे होना चाहिए, वो भी यही चाहते हैं, वो अदारों से तसादम नहीं चाहते, उनके साथ तसादम जो है वो किया गया। जो बाबा रहमते था, उस रहमते ने उनके ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनवाए, झूठे रेफरेंस बनवाए, उन्हें सज़ा दिलवाई, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो किसी के ख़िलाफ़ कोई दावा नहीं किया, कोई रेफरेंस नहीं किया, कोई किसी के ख़िलाफ़ मुहिम नहीं चलाई। उन्होंने तो एक सियासी लीडर के तौर पे बात की है
गुफ्तगू की है, अपनी आवाज़ बुलंद की है, तो सियासी लीडर जो है वो अगर बात भी नहीं करेगा तो फिर वो और करेगा क्या, और उसके पास फिर क्या ज़रिया है अपने अजहार का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे सब ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो हरासमेंट लॉ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे ख़वातीन को जो मुलाजिमत की जगह पे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से कानून है, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फ़ैसला आया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो ताज़ा तरीन जजमेंट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसके अंदर ख़वातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया हरासगी के हवाले से, क्योंकि बहुत से सुकम यानी कि लकूनाज हैं इस कानून के अंदर। एक PTV के साबिक ऑफिसर नादिया नाज की जो पिटिशन थी उसको रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि हरासगी जो है उसकी कई शक्लें हो सकती हैं, जिन्स के हवाले से, नस्ल के, मज़हब के, और ये सिर्फ जो हमारा कानून है, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है वो सिर्फ जिनसी अवामिल जो हैं हरासगी के, उसके हवाले से है। ये बहुत एक अहम इशू है, और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है निगत दा। ये एक माहिर कानून है, एक्टिविस्ट है। वेलकम टू द शो निगत साहिबा। निगत साहिबा, ये पहली मर्तबा गालबन नहीं है कि हमने इस हवाले से गुफ्तगू की है, और बहुत सारे केसेस और भी सामने आए हैं जिसके अंदर ये इशू हाईलाइट हुआ है कि कानून के अंदर अभी काफ़ी गुंजाइश है अमेंडमेंट्स की बेहतरी के लिए। आपके ख्याल में उस कॉन्टेक्स्ट में ये भी एक अहम फैसला है? जी बिल्कुल आरफा, ये जो इस तरह की जो बात कही गई है इस अपील को रद्द करते हुए, बेसिकली जज साहिबान यही कह रहे हैं कि आपका जो कानून है उसकी जो डेफिनेशन है हरासमेंट की वो बहुत नैरो है, और वो उसमें क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट लिखा हुआ है तो इसी वजह से आपको कोई भी ऐसी हरासमेंट जो कि सेक्सुअल नेचर की होगी काम वाली जगह पे, उसी के हवाले से आप कंप्लेन आगे लेकर के आ सकते हैं। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि आला अदलिया ने इस तरह की बात की है इस कानून के हवाले से। बहुत दफ़ा पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, और इस तरह एक और जजमेंट आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही, उसमें भी यही बार बार बातें की गई हैं कि जो डेफिनेशंस हैं वो नैरो हैं, और बहुत दफ़ा जो ऑम्बड्स पर्सन हैं वो जब फैसला करते हैं तो शायद वो इस कानून से बाहर निकल के फैसला कर जाती हैं। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि इन जजमेंट्स से या इन ये जो डायरेक्शंस, ये जो ऑर्डर्स आते हैं, इनसे क्या नतीजा अखज़ हमें करना चाहिए। जो मुसलसल आ रहे हैं वो ये कि कानून की जो अब इस वक्त सूरत हाल है वो इस तरह नहीं है जो कि करंट जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा कर सके। तो डेफिनेशंस में मसाइल हैं, ना सिर्फ हरासमेंट के हवाले से बल्कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, वर्क प्लेस की डेफिनेशन इटसेल्फ। अब जब इतनी माफ करिएगा, ये आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि आपने वर्क प्लेस का और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप का जिक्र किया, तो गालिबन मीशा शफी के केस में आप लोग ही इस तरह की एक पिटिशन लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनके खिलाफ उनका भी जो केस है उसके अंदर यही मसला हुआ लाहौर हाई कोर्ट में कि कोर्ट्स ने कहा कि ये क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं थी अपने अक्यूज्ड की, इसलिए ये लॉ अप्लाई नहीं होता। जी हम बिल्कुल लेके गए हैं अपील सुप्रीम कोर्ट में, और हमें लीव टू अपील ग्रांट भी हो गई है। बदकिस्मती से अभी तक 1 साल होने को आया है, सुप्रीम कोर्ट ने वो केस नहीं सुना। लेकिन बेसिकली जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि अगर आपके कानून का एक प्रीएम्बल जो है वो लार्जली हरासमेंट की बात करता है, तो फिर जो डेफिनेशंस हैं
वो इतनी नैरो क्यों है, या जो ऑम्बर्स पर्सन है क्या उसकी ये ज्यूरिसडिक्शन बनती है कि वो एक जनरल हरासमेंट को या डेफिनेशंस को जनरली देखे, या बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो जो जिस तरीके से लिखा गया है वो तो आला अदलिया जो है वो मुसलसल यही बात मेरे ख्याल में बताना चाह रही है कि आपका कानून जो है इस वक्त वो सही सूरत हाल में नहीं है और इस पे तब्दीलियों की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं अल्फा जिसमें मिसाल के तौर पे ये जैसे यही वाला केस आप उठा लें जिसमें उन्होंने लीव टू अपील ग्रांट नहीं की, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जो फैसले ऑम्बर्स पर्सन ने लिए हैं कि जो रिटेलिएशन में मिसाल के तौर पे अगर कोई कंप्लेनेंट जाती है या जाता है, क्योंकि कानून सब पे लागू होता है, तो वो रिटेलिएशन के खिलाफ ऑम्बर्स पर्सन कुछ नहीं कर सकती। तो अब ये देखें कि इसका मतलब तो निगत साहब ये बताइएगा कि फिर जो इस वक्त वुमेन एक्टिविस्ट और ग्रुप्स हैं, क्या वो इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे सियासतदान हैं, क्या आप लोगों ने उनके साथ कोई डायलॉग शुरू किया है कि इस कानून को बेहतर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, एक डायलॉग पिछले साल हुआ था जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस और पंजाब गवर्नमेंट और बल्कि जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा ने इसमें अमेंडमेंट्स भी जो हैं वो ड्राफ्ट करके दी थी ऑर्गेनाइजेशंस को कि ये पार्लियामेंटेरियंस को अब इस पे बहस करना। उन्होंने वो सारी चीज़ें एड्रेस की हैं जो अभी तक मुख्तलिफ केसेस की इंटरप्रिटेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं, जो कमियां इस कानून में आई हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि शायद ये अभी किसी के उसमें प्रायोरिटी में नहीं है हुकूमत की। मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे कवानीन जिनको अब तब्दीली की और अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर डिजिटल इकॉनमी में ये हुकूमत की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अब उन पे बहसें शुरू करें और उनमें जो जो तब्दीलियाँ जो चाहिए वो उनको करें इन्हीं जजमेंट्स की और डायरेक्शंस की रोशनी में। बहुत बहुत शुक्रिया निगत साहिबा, आपने हमसे गुफ्तगू की। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद में एक वीडियो वायरल होने के बाद कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो कुछ रोज़ पहले इस्लामाबाद की एक वीडियो जो थी वो वायरल हो गई, जिसके अंदर एक लड़का और लड़की को न सिर्फ हरासा किया जा रहा है बगैर तशद्दुद भी किया जा रहा है। आज मालूम हुआ है कि वो शख्स जो इस वीडियो में इनको तशद्दुद इन पर कर रहा था, उस्मान मिर्ज़ा के नाम से, उसको और उसके 3 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस लिया है इस मामले का और ख़ुद IG इस्लामाबाद से बात की है इस हवाले से। इस मौजू पे बात करने के लिए आज मौजूद हैं शकील करार साहब, ये नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। जी, क्या वाक़या है सर? कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो काफ़ी पुरानी है, सिर्फ क्योंकि वो अब मंजर आम पर इस वक्त आई, वायरल हुई, तो इसलिए एक्शन लिया गया। ज़रा हमें कुछ समझाएं कि बैकग्राउंड क्या है इस केस का। बिल्कुल, ये बात हकीकत है कि ये वाक़या आपका नहीं कि तकरीबन 6 माह कबल का है। आप उनकी ड्रेसिंग देख लें कि उन्होंने स्वेटर और जैकेट कोट वगैरह पहने हुए, आपकी नहीं है, पुरानी वीडियो है। अचानक कहीं से ये सोशल मीडिया पर जब चली है और फिर पुलिस से जब मुतालबा किया गया कि एक्शन लें पुलिस और इंतज़ामिया से, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर इसकी तलाश शुरू की। पहले तो पुलिस को ट्रेस आउट नहीं हो रहा था कि ये शख्स कौन है, सिर्फ इसका एरिया मालूम हो रहा था। तो फिर जब थोड़ी सी से क्लू मिला तो मालूम हुआ कि ये शख्स जो है वो उसका टेलीफोन नंबर मिला और वो I-8 का रहायशी था। तो जब शाम को उसकी लोकेशन चेक की तो वो आ रही चकवाल की। फिर रात 8 बजे के बाद उसकी लोकेशन I-8 की आ रही थी, जिस पर I-9 इंडस्ट्रियल एरिया के जो SP हैं फिदा सती, उन्होंने फ़ौरी तौर पर ASP को टास्क दिया कि इसको आप गिरफ्तार कर ले। इस वक्त तक पुलिस के पास कोई एप्लीकेशन, कोई कंप्लेंट नहीं थी। सही, सिर्फ शिकायत लोगों की थी, सोशल मीडिया की थी, वो पब्लिक की थी। एप्लीकेंट बाकायदा नहीं था, ना लड़की ना लड़का। लेकिन SP ने अपने तौर पर ये कार्रवाई करके उसको अरेस्ट कर लिया। इस दौरान में जो आला ऑफिसर्स हैं वो मशवरा करते रहे कि इस पर क्या एक्शन कैसे लिया जाए कि एप्लीकेंट नहीं है हमारे पास। फिर कानून कहता है कि ऐसा जुर्म हो गया है तो उसमें कोई कंप्लेंट नहीं होता तो पुलिस खुद मुद्दत बनती है। वैसे भी ये सीरियस ऑफेंस था, तो फिर SHO गोल्डा को टास्क दिया गया कि आप खुद इसका इस्तगासा तैयार करें और FIR दें, क्योंकि मुलज़म तो मेन जो है गिरफ्तार कर लिया। कोई मालूम हुआ है कि वजह क्या थी कि वो इस तरह किसी को भी हरासा करें और तशद्दुद करें? वाक़या क्या था, उसकी कोई तफसीलात सामने आई हैं अभी? जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो ये था कि फ्लैट था 11-2 में, ये इस उस्मान मिर्ज़ा की मलकियत था।
इसने किसी प्रॉपर्टी डीलर को दिया हुआ था, शायद रेंट आउट के लिए या सेल के लिए। तो उस प्रॉपर्टी डीलर ने इस लड़के को चंद घंटों के लिए वहाँ जाने के लिए वो फ्लैट दिया अपना। तो इसको कहीं से इतला मिल गई या किसी ने बता दिया, तो ये अपने साथियों के हमरा पर वहाँ पर गया और उस वीडियो सारी अगर आप वीडियो देखें तो उसमें वो प्रॉपर्टी डीलर सीट कुर्सी बैठा हुआ भी है। अच्छा। उसके सामने सब कुछ ये करते रहे हैं। अच्छा। एक दो दोस्त उसको मना भी करते रहे, आप ये मत करो मत। लेकिन इनिशियल उसने बयान जो दिया पुलिस को जब अरेस्ट हुआ परसों, तो वो उसने किया जी कि मैं उस वक्त होश में नहीं था, नशे में था। तो सर बट साथ में ये भी इत्ला आई है और स्टोरीज में भी छपा है कि इसकी जब इसका फोन लिया गया तो उसके अंदर ऐसी और बहुत सी वीडियोस निकली हैं। इसके जो बाकी साथी हैं तकरीबन 5 से 6 लोग थे। अभी तो 3 अरेस्ट हुए हैं, 2 से 3 की तलाश जारी है। अभी उनकी मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं, क्योंकि जहाँ पर मिनिस्टर ने इस बात का नोटिस लिया है तो IG को इस बात का स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया कि इसमें कोई भी किसी किस्म की रियायत नहीं होगी, जो कानून के मुताबिक है सख्त से सख्त सजा इसको दिलवाई जाए। तो इसलिए IG इस्लामाबाद काजी जमील रहमान ने SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम बना दी है जो सारे केस को देखेगी। अब कल ये इतला मिली थी कि 3-4 जो लड़के पकड़े गए हैं, इनके जो मोबाइल से कुछ वीडियोस मिली हैं इसी किस्म की। अब हम कंफर्म नहीं कर सकते कि मेल की है फीमेल की है, लेकिन उनका फ्रांसिक हो रहा है, क्योंकि लीगली आपको कोर्ट में प्रोसीडिंग करनी है तो आपको उसका फ्रांसिक रिपोर्ट लाजमी चाहिए होगी कि ये वीडियो इसके मोबाइल में तैयार हुई या इसको रिसीविंग में है, सेंडिंग में है, जो भी है वो उसकी रिपोर्ट बननी है। उसके बाद फिर ये केस एक अलग केस नोयत इख्तियार करेगा। फिर तलाश किया जाएगा कि वो वीडियोस किसकी हैं, कब बनी है, किन कंडीशन में बनी है, क्या ये नेचुरली ये करते आ रहे हैं पहले से या हैबिचुअल हैं या। अच्छा सर ये बताइएगा कि बैकग्राउंड क्या है इन साहब का और इनके जो दोस्त हैं जो ये इस किस्म के, ऑब्वियसली मतलब कि क्या ये कोई क्रिमिनल गैंग है, किस तरह के लोग हैं? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड उनका नहीं पाया गया अभी तक, लेकिन उसका अपना शोरूम है गाड़ियों का I8 में, वहीं पे उसकी रहायश है, वहीं से उसको अरेस्ट किया गया था। तो ये रूटीन का जो जहाँ इस्लामाबाद में बिजनेसमैन है उसी नोयत का बिजनेसमैन है। लेकिन रूटीन के बिजनेसमैन इस तरह लोगों को तशद्दुद करके उनकी वीडियोस तो नहीं बनाते। कहने का मतलब ये कि जो जिस तरह के लोग कारोबार करते हैं, वह फ्लैट लेते हैं, मुख्तलिफ अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, उस तरह से बनाई हुई है इसने। लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला कि इसने इससे कबल ऐसी कुछ हरकत की हो और वो रिकॉर्ड पर हो। अब चूंकि फ़ोन के फ्रांसिक हो रहे हैं तो उससे इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है पुलिस ज़राए से कि कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, कुछ हो सकता है कि नए केसेस आए। आपको याद होगा आज से चंद साल पहले बाराकोट से एक लड़का लड़की पकड़े गए थे जो बच्चियों से ज़्यादती करते थे। तो जब उनको गिरफ्तार किया गया तो मालूम हुआ कि उन्होंने 7 से 9 बच्चियों के साथ इसी किस्म की वारदातें की थी। तो अब जो अभी अरेस्ट हुआ है तो फिर इसकी पूरी हिस्ट्री निकलेगी, इसके मोबाइल से भी, बाकी दोस्तों से भी, तो फिर बातें सामने आएंगी कि ये कहाँ तक मुलव्वस है, कहाँ का क्या करता रहा है। और वो लड़का लड़की क्या वो तैयार हुए हैं कंप्लेनेंट बनने के लिए? नहीं, अभी तक तो वो सामने नहीं लाया गया, क्योंकि पुलिस भी कोशिश कर रही है, क्योंकि जारी बात उनको तो विटनेस तो आना पड़ेगा। अच्छा, जब ये ट्रेस तो वो हो गए हैं गालिबन, तो ट्रेस हो चुके हैं। हाँ, मगर वो सामने नहीं आना चाहते। पुलिस भी कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस ने अपना FIR जो दी है अपनी मुद्दत में, SHO की मुद्दत में, वो इसीलिए दी है कि कहीं कल वो अगर लड़का लड़की सुलह भी कर लेते हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। पुलिस की मदद में FIR हुई है तो फिर पुलिस जब तक खुद ना माने वो FIR ख़त्म नहीं होती, केस ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि बड़ी सीरियस इसमें फैस लगी हुई है। इसमें एक दफ़ा लगी है वो इंतहाई संगीन है, उसकी सज़ा जो है ना वो सज़ाए मौत भी हो सकती है। क्योंकि किसी खातून को इस तरह भरना करना, उसकी वीडियो बनाना इंतहाई संगीन जुर्म में आता है। बहुत बढ़िया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।